बैक टू द चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अपनी प्रोग्रेस के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं 18 ईयर ओल्ड एस्पायरिंग डाटा साइंटिस्ट। तो उसके लिए भाई मैंने एक कोर्स लिया था IBM डाटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो भाई उसको करते करते मुझे हो गए 14 से 15 दिन, और भाई मैंने बहुत सारी नॉलेज एक्यूमुलेट कर लिया जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और सिर्फ 14-15 दिन नहीं, मतलब मैंने 4 हफ्तों का काम 14-15 दिन में ही कंप्लीट कर लिया है। और मुझे एक सर्टिफिकेट भी मिल चुका है IBM की तरफ से, विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। तो मैं फटाफट से आपके साथ शेयर करता हूँ मैंने क्या सीखा इन 10-12 दिन में। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं डे 1 में। वैसे सारे नोट्स बगल में खुले हुए हैं, आप लोग पॉज करके पढ़ भी सकते हो। इसका मैं आप लोगों को PDF लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो डे 1 में था वो है व्हाट इज डाटा साइंस। तो डाटा साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ डाटा है। जैसे कि भाई बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग पूरा ह्यूमन बॉडी के बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही भाई डाटा साइंस में हम लोग डाटा के बारे में पढ़ते हैं। डाटा की बहुत सारी रियल लाइफ प्रॉपर्टीज होती है, डाटा बहुत सारे सोर्सेज से एक्यूमुलेट होता है, डाटा से हम लोग बहुत सारी एप्लीकेशंस में काम कर सकते हैं। डाटा से भाई इंसाइट्स निकाली जा सकती है, डाटा से पैटर्न्स को खोजा जा सकता है। तो डाटा साइंस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ डाटा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई डाटा साइंस आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलिवेंट क्यों है। डाटा साइंस देखो यार, आज नहीं आया था, डाटा साइंस बहुत पहले से है। उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा स्टोरेज नहीं हुआ करती थी, स्टोरेज बहुत महंगी भी हुआ करती थी। उस समय उतना कॉम्पिटिशनल पावर नहीं था ताकि प्रोसेस कर पाए हम लोग बहुत बड़े बड़े डाटा सेट्स को। लेकिन वो सब कुछ आज की डेट में चेंज हो चुका है। अभी हमारे पास भाई भर भर के डाटा आज के डेट में अवेलेबल है, जिसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास स्टोरेज भी है और उतनी प्रोसेसिंग पावर भी है। और एक बात समझ लो यार, जितना ज्यादा डाटा होगा उतनी ज्यादा इंसाइट स्टोर होगी और उतना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फाइन ट्यून होता जाएगा। उसके बाद भाई एक क्वेश्चन आता है कि क्या है फंडामेंटल डाटा साइंस का। तो देखो यार, डाटा साइंस का फंडामेंटल हमेशा डाटा एनालिसिस ही रहा है। आज की डेट में भाई थोड़े से एल्गोरिदम आ गए, थोड़ी सी अलग चीजें आ गई, जिससे भाई जो बड़े बड़े डाटा है, थोड़े अलग टाइप के डाटा सेट्स है, वो जब आए तो भाई उनके लिए एल्गोरिदम थोड़ी बना दी गई। लेकिन जो डाटा का फंडामेंटल है वो डाटा एनालिसिस ही है। अब आगे एक क्वेश्चन आता है कि भाई डाटा का इस्तेमाल बिजनेसेस में कैसे किया जाता है। तो भाई डाटा का इस्तेमाल बिजनेसेस में बहुत तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो डाटा का इस्तेमाल बिजनेसेस करते हैं अपने एनवायरमेंट को समझने के लिए, अपने कंपटीशन को समझने के लिए, बहुत सारी मीनिंगफुल इनसाइट से हिडन अपॉर्चुनिटीज को भाई ढूंढ के निकालने के लिए, कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम चल रही है उसको भी डाटा सॉल्व कर सकता है। उसके अलावा भाई जो भाई ऑर्गेनाइजेशन की एक स्पेसिफिक कोई अगर प्रॉब्लम है उसको भी डाटा रिजॉल्व कर सकता है। तो ऐसे डाटा जो है बिजनेसेस में यूज होता है। ठीक है, डाटा का भाई 4 स्टेप प्रोसेस अगर बात है तो डाटा, स्टोरीज, इनसाइट और फिर डिसीजन मेकिंग। डाटा से हम लोग इनसाइट्स निकालते हैं, फिर इनसाइट्स को हम लोग यूज करते हैं भाई स्टोरी टेलिंग में, ताकि हम लोग ने जो इनसाइट्स निकाली उसको अच्छे से बता पाए भाई जो स्टेक होल्डर उनको, फिर उनसे भाई डिसीजन मेकिंग होती है। तो ऐसे ही भाई ये प्रोसेस कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि भाई डाटा एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो कैसा दिखाई देता है। तो डाटा एनालिसिस का प्रोसेस भाई कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले जो स्टेप आता है उसमें आप लोग को भाई अपने गोल्स को भाई अच्छे से डिटरमाइन करना है। क्या क्वेश्चंस पूछने हैं आपको, कि भाई आप लोग को इस डाटा से क्या इनसाइट्स निकालनी है, वो भाई डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए प्रॉपर क्वेश्चन सेट्स बनाए जाते हैं कि भाई इस डाटा से ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पर्टिकुलर आंसर जो हमें चाहिए। उसके बाद डाटा की प्री प्रोसेसिंग होती है, जिसमें हम लोग भाई डाटा को छांटते वगैरह। नो, एक चीज मैं मिस कर दिया। उसके बाद डाटा के सोर्सेस डिसाइड किए जाते हैं कि भाई डाटा कहां कहां से हम लोग लेंगे। जब हम लोग ने क्वेश्चन डिफाइन कर दिए तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डाटा किन किन सोर्सेस से निकाले जाएंगे। उसके बाद डाटा की प्री प्रोसेसिंग होती है, जिसमें हम लोग भाई रेप्लिकेशन जो होते हैं डाटा के, या फिर कोई डाटा का मिसिंग गैप वगैरह है उसको हटा देते हैं ताकि डाटा और पॉलिश हो जाए और हमें बेटर रिजल्ट मिले। उसके बाद हमें भाई डाटा पे एनालिसिस करना होता है। उसके बाद भाई इनसाइट्स निकलते हैं। उस इनसाइट्स को हम लोग को विजुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर जैसे कि R वगैरह से हम लोग को भाई पाई चार्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं ताकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाए अपने इनसाइट्स को। उसके बाद भाई उन इनसाइट्स को इस्तेमाल करके भाई डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया जाता है। तो ये बेसिकली एक 7 स्टेप प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो भाई जो डाटा साइंस बनने के लिए 4 मेजर क्वालिटीज जो आपको लोग को चाहिए भाई, वो रहेगी भाई क्यूरियोसिटी, जजमेंटल होना, आर्गुमेंटेटिव होना और एक स्पेसिफिक डोमेन में आपका इंटरेस्ट होना या फिर उसमें नॉलेज होना। आर्गुमेंटेटिव इसलिए होना ताकि आप लोग और अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर पाओ, अपने इनसाइट्स को और बेटर समझा पाओ लोगों को। जजमेंटल होने से क्या होता है कि आप लोग को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है बहुत अच्छा सा। कोई भी चीज के बारे में अगर आपको बोला जाए कि भाई मेरे को इस मेडिसिन के बारे में जानना, तो आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। आप पहले से कुछ प्री कंसीव नोशन बना लेते हो कि मेडिसिन कुछ ऐसे करती हो कि पेट दर्द वगैरह वगैरह, तो कुछ प्री कंसीव नोशन बना लेते हो। तो वहां से आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल सकता है। हो सकता है कि आपका ये प्री कंसीव नोशन गलत हो, लेकिन आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया ना। आगे डाटा के साथ भाई आपका जो अजम्पशन है वो गलत है या सही, वो भाई उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद क्यूरियोसिटी, तो भाई टॉप इट ऑल। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी नहीं है तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते डाटा के साथ। आपको भाई डाटा को बहुत अलग अलग तरीके से एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इस डाटा का मैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, जो इनसाइट निकली है इसको मैं कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, कौन कौन से डिफरेंट डाटा सेट्स का मैं इसमें डाल सकता हूँ ताकि मेरे अंदर और भी अच्छी इंसाइट आए, हमें 2-3 डाटा सेट के बीच में रिलेशनशिप पता चले। उसके लिए आप लोगों को भाई कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको बस क्यूरियस होना है, ठीक है। तो ये रहा डे 1। लेट्स मूव ऑन टू डे 2। गाइस अब आ जाते हैं डे 2 में। तो गाइस डे 2 में जो सबसे पहली चीज हम लोग ने सीखी थी वो थी पैटर्न रिकॉग्निशन अक्रॉस वेरियस सेट्स ऑफ डाटा, ठीक है। तो डाटा में जो पैटर्न रिकॉग्निशन होता है वो तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन एज अ डाटा साइंटिस्ट आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के डाटा सेट्स के साथ काम नहीं करने वाले हो, आपको डिफरेंट डिफरेंट एरिया के डाटा सेट्स के साथ काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे सर मुस्तफा हैदर, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन की कंप्लेंट्स का डाटा था और जो वेदर का डाटा था उस समय का, उसको एक साथ यूज करके उसमें से पैटर्न फाइंड किए थे और फिर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो ये चीज हमें पता चलती है कि एज अ डाटा साइंटिस्ट हम लोग को 2-3 एरिया के भाई डाटा सेट्स के साथ काम करना पड़ सकता है। उसके बाद जो चीज आती है वो है भाई डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट। तो एज अ डाटा साइंटिस्ट आप लोगों को पता ही होगा कि आप सिर्फ एक टाइप के फाइल फॉर्मेट के साथ तो काम नहीं करने वाले हो, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट आप लोग फेस करने वाले हो इन योर जर्नी एज अ डाटा साइंटिस्ट। तो उसी में से कुछ फाइल फॉर्मेट जो पॉपुलर वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो भाई सबसे पहला जो फाइल फॉर्मेट आता है वो होता है डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल। इसमें जो डाटा होता है वो स्टोर होता है एज अ टेक्स्ट और हर जो इंडिविजुअल एंटिटी होती है वो एक डेलिमीटर से सेपरेटेड होती है। अब डेलिमीटर क्या होता है? डेलिमीटर बेसिकली समझ लो एक बाउंड्री होती है दो इंडिविजुअल एंटिटी को। एक इंडिविजुअल एंटिटी खत्म हुई कॉमा, फिर एक दूसरी इंडिविजुअल एंटिटी, तो यहाँ पर ये जो कॉमा है ये सेपरेट कर रहा है उन दोनों एंटिटी को, तो ये डेलिमीटर है। अब ये जो डेलिमीटर होता है ये कोई भी टाइप का कैरेक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि भाई कॉमा ही हो। ऐसे बहुत सारे डेलिमीटर होते हैं जैसे कि भाई कॉमा हो गया, टेक्स्ट बार हो गया, वर्टिकल बार हो गया, टैब हो गया। जो सबसे पॉपुलर है वो है कॉमा, जिसको CSV भी बोला जाता है, और टैब जिसको TSV भी बोला जाता है। TSV तब इस्तेमाल करते हैं जब लिटरली कॉमा प्रेजेंट होते हैं किसी डाटा में। अगर कोई डाटा है उसमें कॉमा पहले ही प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली कॉमा को हम लोग ऐसा डेलिमीटर नहीं यूज कर सकते। उस केसेस में फिर हम लोग TSV को यूज करते हैं। अब डेलिमीटर टेक्स्ट फाइल में जो हर रो होती है वो एक रिकॉर्ड को दर्शाती है और जो फर्स्ट हेडिंग होती है इसकी उसको कहा जाता है कॉलम हेडिंग। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉलम है इसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, जैसे एक में इंटीजर हो सकता है, दूसरे में स्ट्रिंग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब कुछ सेम हो। अब डेलिमीटर टेक्स्ट फाइल्स जो होती है उसको ऑलमोस्ट किसी भी टाइप के एप्लीकेशन में रन कराया जा सकता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड डाटा शेयरिंग। और भाई जो डाटा स्ट्रीम्स होती है उसके अंदर भी भाई डेलिमीटर का इस्तेमाल किया जाता है दो डाटा को अलग करने में। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टाइप के फाइल फॉर्मेट में, है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट XML। अब ये जो माइक्रोसॉफ्ट XML है भाई ये एक स्प्रेडशीट टाइप का फाइल फॉर्मेट है। इसके अंदर जो डाटा होता है वो भाई रोज एंड कॉलम के फॉर्म में भाई स्टोर होता है और ये जो रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको भाई सेल कहा जाता है। ये भाई एक बहुत ही ज्यादा ओपन फाइल फॉर्मेट है, ऑलमोस्ट एक्सेसिबल बाय ऑल मशीन, ठीक है। और भाई इसके अंदर जो मलेशियस कोड होता है वो नहीं स्टोर हो पाता, जो कि इसको और ज्यादा सिक्योर बनाता है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फाइल फॉर्मेट विच इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज और XML। तो ये जो .xml फाइल फॉर्मेट है इसको डेवलप किया गया था डाटा को इंटरनेट पे शेयर करने के लिए। ये जो फाइल फॉर्मेट है ये ह्यूमन और मशीन्स है दोनों से रेडिबल फाइल फॉर्मेट है ये। उसके बाद ये जो फाइल फॉर्मेट है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है, जिससे भाई ये जो डिफरेंट सिस्टम में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो बहुत सीमलेसली होता है। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ टाइप के फाइल फॉर्मेट में जो कि है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और PDF। इसके बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। ये जो फाइल फॉर्मेट है इसको अडोबी ने डिजाइन किया था और ये जो फाइल फॉर्मेट है इसका बेसिकली जो फंडामेंटल था इसको बनाने का कि भाई जो एक पर्टिकुलर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उस जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम है सब में सेम दिखाई दे। ये जो फाइल फॉर्मेट होता है ये भाई प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम, मशीन सबसे इंडिपेंडेंट होता है। सारे टाइप की मशीन में खोल लो, एप्पल मैकबुक में खोल लो या विंडोज में खोल लो या एंड्रॉइड में खोल लो, ये जो फाइल फॉर्मेट रहता है ये सेम रहता है अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसलिए इस फाइल फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट करने के लिए और बैंकिंग रिलेटेड काम में भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला जो पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है वो है JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल स्ट्रक्चर्ड डाटा को शेयर करने के लिए किया जाता है। ये जो फाइल फॉर्मेट होता है ये भाई बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रीडेबल होता है और ये फॉर्मेट इंडिपेंडेंट भी होता है। इसका इस्तेमाल बोथ वीडियो और ऑडियो दोनों को शेयर करने में किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज ऑफ ब्राउजर को सपोर्ट करता है, तो इसी वजह से इसको बहुत सारे वेब सर्विसेज और API भी इस्तेमाल करती है। उसके बाद भाई जो चीज आती है वो होती है कि भाई स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सिंपल सा ये इसका डेफिनेशन है। जो डाटा टेबुलर फॉर्मेट में आप लोग रख सकते हो वो भाई स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है और जिसको आप लोग टेबुलर फॉर्मेट में नहीं कर सकते हो वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में हो जाता है, जैसे वेब लॉग हो गया, वीडियो ऑडियो हो गया। स्ट्रक्चर्ड डाटा में भाई कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गया किसी कंपनी ने जो बना के रखा है
वो हो गया। उसके बाद हम लोग के जो भाई टीचर्स थे उन्होंने भाई कुछ अपने एग्जांपल्स दिए थे कि वो डाटा साइंस में कैसे उन्होंने डाटा साइंस का इस्तेमाल कर कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी। मुस्तफा हैदर जो थे हम लोगों के सर, उन्होंने भाई क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन और वेदर का पूरा डाटा लेके उससे भाई जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके बहुत सारी कंप्लेन आ रही थी टोरंटो ट्रांजिट कमीशन में, उसको सॉल्व किया था। उसके बाद भाई एक डाटा साइंटिस्ट है, उन्होंने भाई एल्गी ब्लूम का पता लगाया था कि एल्गी पानी में कब ब्लूम करेगी, तो वाटर कंटेमिनेशन प्लांट में उसका इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद एक जो हमारे टीचर है उन्होंने भाई रिकमेंडेशन इंजन बनाया था। और भाई उसके बाद ये बात होती है कि एक डाटा साइंटिस्ट को भाई डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एल्जेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी ये सारी चीजें तो आनी ही चाहिए। उसके साथ साथ डाटा साइंटिस्ट जो होता है भाई वो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और स्टैटिस्टिशियन का पूरा एक मिक्स होता है। तो इसी के साथ हमारा डे 2 एंड होता है। लेट्स मूव ऑन टू डे 3 नाउ। तो अब आ जाते हैं भाई डे 3 पे। तो डे 3 में जो सबसे पहली चीज जिस पे हम लोग ने बात की थी वो थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। तो भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत सारी फंडामेंटल चेंजेस सिर्फ कंपनी के नहीं पूरी इंडस्ट्री के अंदर चेंजेस ला रहा है कि कैसे वो लोग थिंग्स को अप्रोच करते थे, कैसे वो लोग वैल्यू प्रोवाइड करते थे, सारी चीजें अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। डाटा साइंस ने भाई ये डिजिटल और ये जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है इसको लीड किया है कंपनीज के अंदर, और ये एक भाई कोर फंक्शन बन चुका है टू इंश्योर सक्सेस। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ह्यूस्टन रॉकेट का। तो आप लोग सोचते हो कि भाई बास्केटबॉल की एक ऑर्ग है भाई ह्यूस्टन रॉकेट, तो भाई उसमें डाटा साइंस का क्या इस्तेमाल होता होगा। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि ह्यूस्टन रॉकेट ने क्या किया था कि भाई उन्होंने जो बास्केटबॉल का स्टेडियम था उसके अराउंड भाई बहुत सारे कैमरास इंस्टॉल कर दिए थे, और हर कैमरा से भाई उन्होंने गेम की फुटेज निकाली। ऐसे बहुत सारे गेम्स की फुटेज को इस्तेमाल करके उन्होंने भाई ये चीज फाइंड किया कि कौन कौन से ऐसे मूव्स हैं जिससे भाई मैक्सिमम पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, और फिर उन्होंने इस चीज को अपने भाई गेम में इंप्लीमेंट किया, और आई थिंक वो लोग जीते भी थे चैंपियनशिप उसकी वजह से। तो इससे आप लोग पता चलता है कि कैसे भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पोर्ट्स की फील्ड में भी भाई हेल्प कर रहा है। हेल्थ केयर वेल्थ केयर तो आप लोग छोड़ ही दो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है ऐसे रिसोर्सेज को एक्सेस करना जो लोकली आपके डिवाइस पे अवेलेबल नहीं है, वो एक क्लाउड स्टोरेज में पड़े हुए हैं। जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ रही है आप वहां से भाई उस चीजों को इस्तेमाल कर ले रहे हो, फिर वापस वही वो स्टोरेज में चीजें वो पड़ी रह रही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत सारे एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज जो आता है वो है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, जिसका ये मतलब है कि आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग से कोई भी चीज, प्रोसेसिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह एक्सेस कर सकते हो विदाउट द हेल्प ऑफ अ ह्यूमन। एक इंटरफेस के थ्रू आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो उसको जब आप कमेंट करें। उसके बाद आता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। एक क्लाउड कंप्यूटिंग के इस्तेमाल से आप लोग बहुत सारी जो रिसोर्सेज है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे एक्सेस कर सकते हो, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, किसी भी चीज पे आप लोग आराम से एक्सेस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप लोग भाई एक पर्टिकुलर डिवाइस पे ही एक्सेस कर पा रहे हो, आराम से किसी भी चीज पे एक्सेस कर सकते हो। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया अडोबी स्वीट। आप लोग भाई फोटोशॉप यूज करते हो तो आपको पता होगा कि एक बार आप लोगों ने भाई उसका सब्सक्रिप्शन, मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया, फिर आप आराम से उसको इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इसी चीज पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड चीज है रिसोर्स पूलिंग। तो भाई क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्या होता है कि आप लोग इजीली बहुत सारा जो रिसोर्स है उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे जो एप्लीकेशन मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आते हैं, अगर आप लोगों के पास भाई 3 डिवाइस है तो आपको तीनों डिवाइस पे अलग अलग लेना पड़ता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग से अब क्या हो गया है कि आप लोग एक बार एक चीज का भाई पैसा दो, उसके बाद आप लोग उसको कितने भी डिवाइस पे इस्तेमाल करो। ठीक है, ऐसे भाई बहुत सारा भाई जो वो रिसोर्सेज होता है वो बचता है, टाइम बचता है, पैसा बचता है, कॉस्ट कटिंग होता है। इसी वजह से भाई इसके थ्रू जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका रिसोर्स पूलिंग का। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मल्टी टेनेंट मॉडल पे। इसका ये मतलब होता है कि आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के जो रिसोर्स है उसको बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ कस्टमर को अलॉट कर सकते हो आराम से। ये भाई डिफरेंट कस्टमर को असाइन हो जाता है, और भाई जब जरूरत नहीं होती है तो वापस ले भी लिया जाता है। ऑन डिमांड होता है बेसिकली, विदाउट द कस्टमर नोइंग द फिजिकल लोकेशन ऑफ द हार्डवेयर। उनको भाई कस्टमर को कुछ भी नहीं सोचना है कि कहाँ पर हार्डवेयर है, ये है वो है। उनको जब जरूरत पड़ रही है वो बहुत सारे कस्टमर को भाई सर्विस दे रहा है, जब जरूरत नहीं पड़ रही तो ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल भाई इंस्टाग्राम भाई जब आप लॉग इन करते हो तो वो आपको सर्वर में लॉग इन कराता है, फिर आप इंस्टाग्राम एक्सेस कर सकते हो। जब आप नहीं यूज कर रहे हो तो नहीं यूज कर रहे हो, वही चीज है। ठीक है, उसके बाद आता है भाई रैपिड इलास्टिसिटी। तो रैपिड इलास्टिसिटी से क्या होता है कि आप लोग भाई जो रिसोर्सेस है उनको भाई 10x कर सकते हो। भाई मान लो कहीं पर भाई डिमांड ज्यादा बढ़ी कि आप लोग को भाई किसी को भाई स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए, किसी को 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट की स्टोरेज चाहिए, और वहीं कुछ लोगों का भाई 20 जीबी में स्टोरेज में काम हो जा रहा है, तो उसके हिसाब से भाई जो गूगल ड्राइव है वो भाई स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है। भाई तेरे को ज्यादा चाहिए, तुम्हें कंपनी हो बड़ी स्केल की, तो आप 1-2 टेराबाइट की स्टोरेज लो, वैसे तो उससे ज्यादा की पड़ेगी। और ये आप स्मॉल स्केल आदमी हो भाई, तुम 20-30 जीबी में काम चला लोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके ऐसी चीजें भी लेवरेज कर सकते हो कि भाई जिसको जरूरत पड़ रही है ज्यादा की वो ज्यादा ले रहा है, जिसको कम की जरूरत पड़ रही है वो कम ले रहा है, और भाई जो चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उसका पैसा आप नहीं दोगे। तो भाई ये बहुत बड़ा एडवांटेज है रैपिड इलास्टिसिटी का क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो गाइस इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स को लेके। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 मॉडल होते हैं बेसिकली, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड।
एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट का मतलब होता है एक एक्सक्लूसिव क्लाउड जो कि भाई सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के बंदे ही एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक क्लाउड एक ऐसा क्लाउड होता है जिसको जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। और हाइब्रिड क्लाउड जो होता है वो भाई पब्लिक और प्राइवेट का एक मिक्स होता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई जो मेन क्लाउड सर्विसेज के जो मॉडल है उसके ऊपर। सबसे पहला जो मॉडल आता है वो होता है सास मॉडल, को बोला जाता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम लोग जो कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे स्टोर्ड है उसको एज अ मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की भाई देखो, नेटफ्लिक्स आपने कहीं डाउनलोड करके नहीं रखा है, नेटफ्लिक्स में जितनी भी मूवीज है वो आपने डाउनलोड करके नहीं रखा है, वो वहां पर स्टोर्ड है, आप बस भाई सब्सक्रिप्शन पे करते हो, देख लेते हो। सेम गोज विद अडोबी क्लाउड स्वीट और भाई और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। के अंदर बेसिकली आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मिलते हैं, सर्वर, स्टोरेज वगैरह वगैरह, जिसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो विदाउट द नीड टू ऑपरेट देम। उसके बाद आते हैं पास पे, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसके अंदर भाई आप लोग को प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसके अंदर पहले से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है और आप लोग उसके ऊपर एप्लीकेशन, यूजर उसके ऊपर एप्लीकेशन रन करके कुछ चीजें जो चेक करने कर सकता है। वैसे मुझे ये चीज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ठीक से समझ नहीं आया था, तो मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये ब्राउजर स्टैक नाम की जो वेबसाइट है भाई, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। इसके अंदर बेसिकली आप लोग को प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और आप इनको यूज करके भाई कुछ चीज टेस्ट करनी हो कर लो, और भी कुछ भी करना हो तो कर सकते हो। वैसे इसका पेड मॉडल लेना पड़ता है, ये खाली आप लोगों को 1 मिनट के लिए मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का। तो अब आ जाते हैं बिग डेटा के ऊपर। तो बिग डेटा का बेसिकली मतलब होता है डायनेमिक सोर्सेज से जनरेटेड डेटा। भाई आज की डेट में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से भाई डेटा मिल रहा है जो कि भाई पहले नहीं थे, जैसे वेरेबल टेक्नोलॉजी जो एप्पल वॉचेस वगैरह पहनते हैं, और भाई और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, तो वो टेक्नोलॉजीज पहले नहीं थी। तो उन सब चीजों से, मशीन से जनरेटेड डेटा, पीपल, टूल वगैरह से जो जनरेटेड डेटा है वो बिग डेटा कहलाता है। बिग डेटा का एक और बहुत बड़ा आइडेंटिफायर होता है कि ऐसा डेटा सेट जो कि भाई ट्रेडिशनल डाटा एनालिसिस के मेथड से उनको नहीं सॉल्व किया जा सकता, आपको उसके लिए एडवांस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा उन डाटा को सॉल्व करने के लिए। बिग डाटा के 5 वी, भाई सबसे पहला वी आता है वेरोसिटी। ये होता है ओरिजिन और एक्यूरेसी ऑफ द डाटा। तो आप लोगों को बताया मैंने अभी अभी कि भाई बहुत सारा वास्ट डाटा सेट अवेलेबल है आज की डेट में, तो उसके लिए भाई हम लोग को डाटा की होती है, एक्यूरेसी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, इन सब पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोगों ने डाटा ही इनकम्प्लीट लिया तो फिर उसके बाद भाई रिजल्ट तो डाटा एनालिसिस का गलत ही आना है। पहला वी है। दूसरा वी ये है वेलोसिटी। तो आज की डेट में बहुत जल्दी जल्दी भाई डाटा आता जा रहा है। एक आदमी एक दिन में भाई आराम से 2-3 GB डाटा बना देता है। उसके बाद आता है वैरायटी ऑफ डाटा। अब देखो वैरायटी ऑफ डाटा में 2 वैरायटी होती है, बता चुका हूं पहले ही मैं, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। 80% ऑफ द डाटा जो हम लोग को मिलता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। और भाई जो वैरायटी ऑफ डाटा है वो अब बढ़ता जा रहा है। इसके फैक्टर्स जो है वो ये है, जियो टेक्नोलॉजी हो गई, जीपीएस लोकेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है। अब हम लोग भाई डिफरेंट डिफरेंट चीजों की जियो लोकेशन देख सकते हैं, ऊबर वगैरह वगैरह। उसके बाद वेरेबल टेक्नोलॉजी, एप्पल वॉचेस वगैरह मैंने अभी अभी बताया आपको। और उसके अलावा भाई वीडियो और बहुत सारी अलग भाई फैक्टर्स है जिसकी वजह से वैरायटी ऑफ डाटा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम ऑफ डाटा। अब भाई डाटा का जो वॉल्यूम है भाई वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमें भाई डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस से डाटा मिल रहा है, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी। पहले तो भाई 2 ही सोर्सेज होते थे इन सबके, लेकिन अब इन सारे सोर्सेज से अपना रिस्पेक्टिव भाई डाटा बनता ही जा रहा है। ठीक है। इसके भाई फैक्टर्स है भाई, हायर रेजोल्यूशन सेंसर्स आ गए हैं, ज्यादा स्टोरेज हमारे पास कैपेसिटी है, और उसके अलावा भाई स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा सोर्स प्रेजेंट, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद आता है वैल्यू। अब भाई वैल्यू क्या होता है कि भाई आपने पूरा डाटा वाटा इकट्ठा कर लिया, अब उस डाटा से क्या वैल्यू निकल के आई, उसी के लिए तो भाई डाटा को आप एनालाइज कर रहे थे। तो वो लास्ट वी यही होता है कि उस डाटा से आपको वैल्यू क्या। अब भाई देखो बिग डाटा की खोज की थी गूगल ने, जब वो पेज रैंक को भाई स्टडी कर रहे थे, अपना जो गूगल इंजन है उसको पेज रैंक में ऊपर लाना चाह रहे थे। बिग डाटा इज द डाटा दैट इज लार्ज इनफ एंड हैज इनफ वेलोसिटी दैट यू कैन नॉट हैंडल इट विद ट्रेडिशनल डाटाबेस। ये एक बहुत ही मतलब परफेक्ट भाई, अगर किसी को भाई डिस्क्रिप्शन चाहिए बिग डाटा का तो ये है। ठीक है। तो दिस एंड्स डे 3, लेट्स मूव ऑन टू डे 4 नाउ। तो अब आ जाते हैं डे 4 के ऊपर। तो भाई डे 4 में क्या हुआ था कि भाई सबसे पहले तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे गूगल का जो बिग डाटा आर्किटेक्चर था वो वर्क करता था। तो वो बेसिकली कुछ ऐसे काम करता था कि वो बहुत सारा डाटा लेते थे, उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में काटते थे, फिर उसको वो हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स में भेज देते थे। हर कंप्यूटर उस डाटा पे अपना प्रोग्राम जो उसको मिला था, सेम प्रोग्राम वो रन करता था, और जो अपनी यूनिक वैल्यूज उससे ऑब्टेन होती थी उसको वापस भेज देता था। तो ऐसे गूगल का जो बिग डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भाई इनिशियल डेज में वर्क करता था। इसके
कुछ दिनों बाद याहू ने भाई इसका एक क्लोन बनाया जिसको आज हम लोग हडूप नाम से जानते हैं, और इसके आगे बारे में बात भी करें। और जो बड़े बड़े जो बिग डाटा क्लस्टर होते हैं बहुत लीनियरली वर्क करते हैं, ज्यादा सर्वर रखोगे तो भैया ज्यादा परफॉर्मेंस और ज्यादा डाटा हैंडलिंग कैपेबिलिटीज होगी। उसके बाद भाई हम लोग के जो प्रोफेसर है डॉक्टर व्हाइट, उन्होंने एक चीज बताई थी कि जो डाटा साइंस के बहुत सारे मेजर कंपोनेंट है, जैसे कि भाई स्टैटिस्टिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, ये सब भाई डेकेड से है, लेकिन अब हमारे पास वो कंप्यूटेशनल पावर्स है जिससे हम लोग इन सबको कंबाइन कर सकते हैं। और भाई इनके ऊपर भाई हम लोग ने बहुत सारी नई टेक्निक और एल्गोरिदम भी लगा रखे हैं, तो अब हम लोग इनसे भाई बड़े बड़े डाटा सेट से अब वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। और जो बिग डाटा का एनालिसिस होता है वो भी भाई ट्रेडिशनल वे से भाई बहुत आजकल डिफरेंट हो चुका है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग पैटर्न ढूंढते हैं, और पैटर्न ढूंढने के बाद हम लोग उससे हाइपोथेसिस को भाई देखते हैं कि भाई पैटर्न से कोई ना कोई हाइपोथेसिस लिंक होगा, फिर हम लोग हाइपोथेसिस को डिटेक्ट करते हैं। तो पहले पैटर्न फिर हाइपोथेसिस। और ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि पहले हम लोग हाइपोथेसिस निकालते थे और फिर पैटर्न निकालते थे, लेकिन अब भाई जो डाटा है भाई वो इतना बड़ा हो चुका है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग को इस वे से जाना पड़ता है। और जो भाई हम लोग ये पैटर्न वैटर्न खोजते हैं, इसमें भाई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का काम होता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो बिग डाटा प्रोसेसिंग टूल्स होते हैं, इनका बेसिकली काम ये होता है कि जो स्ट्रक्चर्ड सेमी स्ट्रक्चर्ड बिग डाटा के भाई पूरे बड़े बड़े डाटा सेट्स होते हैं, उनको एनालाइज करने में, उनसे वैल्यू डिराइव करने में ये हमें हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये इसका ये काम था। अब हम लोग कुछ बहुत बड़े बड़े बिग डाटा प्रोसेसिंग टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो अब आ जाते हैं अपने सबसे पहले बिग डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम को, जिसको कहा जाता है अपाची हडूप। हडूप बेसिकली एक टूल है जिसका इस्तेमाल स्टोरेज और प्रोसेसिंग और लार्ज डाटा सेट्स में किया जाता है। इसमें बेसिकली जो डाटा होता है वो बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर में एक साथ स्टोर होता है। एक सिंगल कंप्यूटर इसके अंदर नोड कहलाता है, और हर नोड के पास लोकल स्टोरेज और प्रोसेसिंग पावर होती है, ठीक है। और ये सारे नोड एक साथ मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं। हडूप बहुत ही रिलायबल, स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है डाटा स्टोरेज के लिए, और इसमें कोई भी फॉर्मेट रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। हडूप के बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है बेटर रियल टाइम डाटा ड्रिवन डिसीजन, क्योंकि भाई ये बहुत सारे इमर्जिंग और नए टाइप के डाटा फॉर्मेट्स जैसे कि स्ट्रीम डाटा, वीडियो, सोशल मीडिया, सेंटिमेंट, क्लिक स्ट्रीम डाटा और बहुत सारे सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी ये सपोर्ट कर देता है, जो कि ट्रेडिशनली नहीं सपोर्टेड। के बाद आ जाते हैं हम लोग इम्प्रूव डाटा एक्सेस एंड एनालिसिस। इसमें बेसिकली ये क्या करता है कि जो स्टेक होल्डर है उनको सेल्फ सर्विस बेसिस पे डाटा का एक्सेस दे देता है, जिससे भाई वो लोग आराम से अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई डाटा कंसोलिडेशन भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कोल्ड डाटा होता है, बेसिकली कोल्ड डाटा उस डाटा को बोला जाता है जो कि भाई इस्तेमाल में नहीं है, उसको कंसोलिडेट करने में और फिर उसके बाद उस डाटा पे जो भी डिसीजन होगा, हटाना है हटा दो या फिर उसको मॉडिफाई करना है, वो करने में बहुत हेल्प करता है, जिससे भाई जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है और पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। उसके बाद भाई हडूप का एक बहुत बड़ा फीचर है HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल और स्केलेबल डाटा स्टोरेज सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर भाई जो डाटा है वो बहुत सारे डिफरेंट नोड्स के ऊपर स्टोर किया जाता है बाय डाटा पार्टीशनिंग। और इसके अंदर जो भाई हम लोग डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं डिफरेंट नोड्स पे, उसका भाई पैरेलल एक्सेस भी मिलता है, जिससे जो कंप्यूटेशनल होती है वो उसके जो लोकल नोड है उसके ऊपर होती है। ये डाटा के जो ब्लॉक्स होते हैं उसको अपने आप रेप्लिकेट भी कर देता है, जिससे भाई जो डाटा लॉस होता है भाई वो भी बहुत ज्यादा प्रिवेंट हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो आप लोग एक फोन बुक लिए, उसमें जिन भी बंदों का नाम A से शुरू होता है उनका फोन नंबर एक जगह लिखा है, B से शुरू होता है वो भी एक जगह लिखा है। तो लेट्स से कि भाई A वालों का सर्वर A में स्टोर है और B वालों का सर्वर B में स्टोर है। अगर सर्वर B समहाउ उड़ जाता है तो भाई B नेम वालों का पूरा फोन रिकॉर्ड उड़ गया। हडूप में ऐसा नहीं होता। हडूप क्या करता है, अगर B का एक फोन नंबर है उसको भाई ये बहुत सारे जितने भी नोड है उसमें थोड़ा करके स्टोर कर लेगा। तो जब वापस हम लोगों को भाई डाटा वापस लेना पड़ेगा तो हर नोड से थोड़ा डाटा लेना पड़ेगा, और बाय डिफॉल्ट ये 2 कॉपी बना लेता है और 2 डिफरेंट सर्वर पे स्टोर कर देता है उस स्मॉल पीसेस का। तो भाई डाटा का जो लॉस होता है वो बहुत ज्यादा प्रिवेंट हो जाता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। जो लार्ज डाटा सेट को सपोर्ट करने की रेंज है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप एक हंड्रेड्स ऑफ नोड की पोर्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि भाई ये बहुत सारे अंडरलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, और भाई ये हायर थ्रूपुट रेट को भी सपोर्ट करता है, जिससे आप स्ट्रीमिंग डाटा को भी आराम से एक्सेस कर सकते हो। तो अब आ जाते हैं अपने दूसरे बिग डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे, जो कि है अपाची हाइव। अपाची हाइव बेसिकली एक ओपन सोर्स डाटा वेयर हाउस सिस्टम है, जिसके अंदर आप रीड, राइट और मैनेज कर सकते हैं लार्ज डाटा सेट्स की फाइल को, जो कि भाई HDFS में या तो स्टोर होगी या तो कोई डाटा स्टोरेज सिस्टम जैसे कि अपाची HBase में स्टोर होगी, ठीक है। क्वेरीज में बहुत ज्यादा हाई लेटेंसी होती है, जो कि भाई इसको सूटेबल नहीं बनाता है ऐसे एप्लीकेशंस के लिए जो कि भाई लेस रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायर करते हैं। और क्योंकि ये रीड बेस है तो जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस जिसमें भाई बहुत ज्यादा राइटिंग ऑपरेशन होता है उसके लिए भी ये ठीक नहीं है। ये डाटा वेयर हाउसिंग टास्क के लिए बेसिकली बना हुआ है, जैसे कि डाटा एनालिसिस,
रिपोर्टिंग और ईटीएल। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्टेड, ट्रांसपोर्ट एंड लोडेड, ठीक है। डाटा को एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया और लोड कर दिया किसी डाटा कंटेनर में, ठीक है। और भाई ये डाटा का इजी एक्सेस दे देता है विया एसक्यूएल। अब आ जाते हैं अपने थर्ड बिग डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे, जो कि है अपाची स्पार्क। स्पार्क बेसिकली एक जनरल पर्पस डाटा प्रोसेसिंग इंजन है, जो कि डिजाइन किया गया था डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और भाई प्रोसेस करने के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को। इसका मेन जो फंक्शन होता है वो होता है इंटरैक्टिव एनालिटिक्स, स्ट्रीम्स प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डाटा इंटीग्रेशन और ईटीएल। ईटीएल मैं बता चुका हूं अभी। इसके अंदर मेमोरी प्रोसेसिंग होती है, जिससे भाई जो स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है, और ये डिस्क में तभी जाता है जब भाई ये मेमोरी फिल हो जाती है, ठीक है। ये अपने खुद के स्टैंड अलोन क्लस्टरिंग टेक्नोलॉजी पे रन कर सकता है, या तो ये और भी बिग डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कि हडूप के ऊपर वर्क कर सकता है। इसके अंदर जो स्ट्रीमिंग डाटा की प्रोसेसिंग होती है वो बहुत तेज होती है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिटिक्स को रियल टाइम में कर सकता है। इसके अंदर जो मेजर इंटरफेसेस भी होते हैं लैंग्वेजेस के, जैसे कि भाई स्काला, आर, पाइथन, जावा, इन सब के इंटरफेस भी होते हैं। ये डाटा को बहुत ही वैरायटी ऑफ सोर्सेस से एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जैसे कि एचडीएफएस और हाइव। तो दिस एंड्स डे 4, लेट्स मूव ऑन टू डे 5। तो डे 5 की शुरुआत करने वाले हैं हम लोग एक प्रोसेस से। तो बिग डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमें एक प्रोसेस यूज करना पड़ता है जिसको कहा जाता है डाटा माइनिंग। तो डाटा माइनिंग एक 6 स्टेप प्रोसेस है, बहुत आराम से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले गोल सेटिंग होती है, जिसमें हम लोग की क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आंसर होने वाले हैं, और जो हम लोग डाटा माइनिंग की एक्सरसाइज करने वाले हैं उसकी कॉस्ट और इफेक्टिवनेस को भाई एनालाइज करते हैं कि भाई हाँ कितना कॉस्ट आएगा और कितनी इफेक्टिव रहेगी ये जो हमारी रिसर्च है। एक्यूरेसी एंड यूजफुलनेस ऑफ द डाटा ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट। तो बेसिकली जो हम लोग को रिजल्ट में डाटा मिलेगा वो कितना यूजफुल होगा, उससे कितने सारे हम लोग इनसाइट निकाल पाएंगे, ठीक है। मान लो भाई हम लोग ने भाई खूब सारा डाटा एनालाइज कर लिया लेकिन रिजल्ट किसी काम का नहीं है, तो क्या फर्क रहता है। फिर आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे, सेलेक्टिंग डाटा। इसमें हम लोग डाटा के सोर्सेज को डिसाइड करेंगे, क्योंकि डाटा माइनिंग का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट, क्योंकि रिजल्ट इस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये डाटा रेडिली अवेलेबल नहीं है तो हमें अदर डाटा सोर्सेज को कंसिडर करना पड़ेगा, और या तो भाई सर्वे कंडक्ट करना पड़ेगा नए डाटा सोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद भाई थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं, जिसको कहा जाता है प्री प्रोसेसिंग स्टेज पे भाई जो इनरेलेवेंट एट्रीब्यूट्स है डाटा के, मतलब डाटा में से ऐसा डाटा जो कि भाई वो पार्ट यूजफुल नहीं है या फिर इनकम्प्लीट है, वो वगैरह वगैरह उसको निकालते हैं हम लोग भाई, फिल अप कर देते हैं मिसिंग डाटा को विद रेलेवेंट वंस, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग डाटा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा के एट्रीब्यूट्स को रिड्यूस कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो भाई एक हम लोगों ने पूरा सर्वे कंडक्ट किया ये डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन लोग भाई किस किस क्लास में आते हैं, ठीक है। अब भाई देखो सर्वे में तो हम लोग को बहुत चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी, उनके पास कितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कितनी उनकी इनकम है, कितना पैसा वो लोग साइड हसल वसल से जनरेट कर रहे हैं, इन सब बहुत सारे फैक्टर्स को रिलेट करके हम लोग को भाई निकालना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग इन सबको रखेंगे तो भाई किसी में कुछ होगा किसी में कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग को डाटा में से कुछ एट्रीब्यूट्स कम करने पड़ेंगे। जितनी भी चीजों से उनको लोगों को पैसा इनकम जनरेट हो रही है उन सबको ऐड कर देंगे, और हम लोग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देंगे, ये भाई लोअर क्लास है, ये भाई मिडिल क्लास है, और इस लेवल के ऊपर अगर पैसा है तो भाई वो इलीट क्लास है, ठीक है। तो भाई इस स्टेप में हम लोग ये करते हैं ताकि भाई कोई फिनोमेना अगर हम लोग को एक्सप्लेन करना है तो उसके भाई एट्रीब्यूट्स कम हो जाए, ठीक है, हम लोग उसको और इजिली एक्सप्लेन कर पाए सिंपलर फॉर्म में। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ स्टेप पे, जो कि लास्ट स्टेप है, इवेलुएटिंग रिजल्ट एज अ नेम सजेस्ट। इस स्टेप में हम लोग ने जो डाटा माइन किया उससे इनसाइट जनरेट करते हैं और रिजल्ट्स को नोट करते हैं। तो नेक्स्ट डे पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डे में सबसे पहली चीज जो हम लोग ने सीखी थी वो ये सीखी थी कि मशीन लर्निंग जो है वो एआई का एक सबसेट है, जो कि मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करता है डाटा को एनालाइज करने के लिए और बेटर डिसीजंस लेने के लिए विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग। मतलब कि उसको ज्यादा प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है, वो एल्गोरिथम सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो खुद से वर्क करते हैं और डाटा को आराम से एनालाइज कर लेते हैं और प्रोसेस कर लेते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो होता है वो बहुत बड़े बड़े डाटा सेट्स के ऊपर होता है और भाई उसको एग्जांपल से ट्रेन किया जाता है, और ये भाई डायरेक्टली डाटा से ही ट्रेन हो जाता है, क्योंकि भाई ये वहीं से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, और भाई जितना ज्यादा डाटा अवेलेबल रहेगा उतना बेटर ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वर्क करेगा, ठीक है। और भाई ये कोई रूल बेस्ड एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करता, मैंने अभी बता दिया भाई कि एग्जाम्पल से लर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दे दूं तो जैसे कि भाई आपने पता होगा कि भाई एक मान लो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को कैट आइडेंटिफाई करना देखना है, ठीक है, तो वो कैट्स का बहुत सारी फोटोज लेगा भाई, उस बहुत सारी फोटोज को भाई उसके ऊपर एल्गोरिथम रन करेगा और भाई सीखेगा कि हाँ कैट ऐसी दिखती है, ऐसा पैटर्न होता है, कैट्स ऐसे चलती है चारों पैरों पे। तो उन सब चीजों को वो आइडेंटिफाई करने के बाद भाई उस डाटा से खुद को ट्रेन करेगा। उसके बाद भाई वो धीरे धीरे भाई किसी भी चीज को कह सकता है कि हाँ ये जो है कैट को रिजेंबल करती है। जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ही बेटर भाई ये डिसीजन होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डीप लर्निंग पे। डीप लर्निंग जो है वो मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो कि ह्यूमन डिसीजंस को रेप्लिकेट करता है। इसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी चीज को लेबल कर सकता है, कैटेगराइज
एनालाइज कर सकता है इन्फॉर्मेशन को और आइडेंटिफाई कर सकता है पैटर्न को। यही वो चीज है जो एआई को हेल्प करती है अपने लर्निंग्स को और बेटर करने के लिए और किसी डिसीजन को करेक्ट या इनकरेक्ट लेबल करने के लिए। फिर आ जाते हैं हम लोग न्यूरल नेटवर्क के ऊपर। न्यूरल नेटवर्क बेसिकली इंस्पिरेशन लेता है भाई बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क पे। आप लोगों को पता ही होगा हमारी पूरी बॉडी में भाई न्यूरॉन्स है जो कि भाई हेल्प करते हैं हम लोग को कोई भी एक्शन करने के लिए। जैसे कि अभी मैं हाथ मोड़ रहा हूँ तो भाई कुछ न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं मेरे ब्रेन से और वो अलाउ कर रहे हैं मेरे हाथ को ऐसे ऐसे मूवमेंट करने के लिए। वैसे ही न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि डाटा को एनालाइज करते हैं और भी बेटर डिसीजन लेते रहते हैं ओवर टाइम। ठीक है, यही वो रीजन है जिसकी वजह से भाई जो डीप लर्निंग है वो भाई बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, लार्ज डाटा सेट्स पे भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद हम लोग के पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या एआई और डाटा साइंस एक ही चीज है या दोनों एक दूसरे के सबसेट है? तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं है। एआई और डाटा साइंस दोनों ही बहुत डिफरेंट चीजें हैं। एआई जो है वो एक तरीका है जिससे कंप्यूटर नई नई इंफॉर्मेशन सीखता है और डाटा साइंस बेसिकली स्टडी ऑफ डाटा है जिससे हम लोग नए नए इंसाइट्स जनरेट करते हैं। तो इसके साथ डे 5 एंड होता है। लेट्स मूव ऑन टू डे 6 नाउ। तो डे 6 में सबसे पहले हम लोगों ने सीखा जनरेटिव एआई के मॉडल्स के बारे में। तो जनरेटिव एआई बेसिकली भाई एआई का एक सबसेट है जिसका भाई फोकस होता है नए डाटा को क्रिएट करने में रादर देन फोकसिंग ऑन द एग्जिस्टिंग डाटा। इसकी हेल्प से इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क GANs और वेरिएशनल ऑटो इनकोडर VAES इसके पीछे रहते हैं। इसी की वजह से भाई ये आराम से भाई इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक वगैरह क्रिएट कर पाता है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे NLP का इस्तेमाल किया जाता है चैट GPT जैसे सॉफ्टवेयर में ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए। गेम डेव्स इसका इस्तेमाल करते हैं भाई रियलिस्टिक गेम लेवल्स को बनाने के लिए। इसका इस्तेमाल से भाई फैशन और रिटेल इंडस्ट्री में भाई नए नए डिजाइन बनाए जाते हैं। और जनरेटिव एआई की वजह से भाई सिंथेटिक मेडिकल इमेजेस बनाई जाती है जिससे भाई मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया जाता है। जनरेटिव एआई से हम लोग और डीपर इंसाइट फाइंड कर सकते हैं, डाटा लिमिटेशंस को एड्रेस कर सकते हैं और भाई ओवरऑल भाई जो डाटा ड्रिवन डिसीजंस की आउटकम है उसको एनहांस कर सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट भाई जनरेट करते हैं भाई सिंथेटिक डाटा को जिसका इस्तेमाल वो लोग मॉडल्स और एनालिसिस को टेस्ट करने में यूज करते हैं। और भाई डाटा साइंटिस्ट भाई एआई का इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर कोड को टेस्ट करने के लिए। और भाई कंस्ट्रक्ट करते हैं जनरेटिव मॉडल्स जो कि भाई नई नई इंसाइट फाइंड करता है जो कि प्रीवियसली अनटेस्टेड थी। इसको कहा जाता है कोडिंग ऑटोमेशन। और भाई इसके अंदर भाई वो पोटेंशियल है कि ये रेवोल्यूशनाइज कर सकता है फील्ड को, क्योंकि इससे भाई जो डाटा साइंटिस्ट है वो हायर लेवल प्रॉब्लम्स पे फोकस कर सकते हैं और नए नए हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं। और भाई ये खुद ही भाई एक्यूरेट बिजनेस इंसाइट और कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स बना सकता है जिससे भाई ये पॉसिबल होता है कि जैसे जैसे भाई डाटा इवॉल्व होगा ये अपनी इंसाइट्स को भी अपडेट कर पाएगा। ठीक है, IBM कॉग्नोस भाई NLP का इस्तेमाल करके भाई डाटा का फुल पोटेंशियल करने में हेल्प कर सकता है। भाई बस आपको भाई क्वेश्चन स्पेसिफाई करना और कौन सी हाइपोथेसिस आपको टेस्ट करनी है, आपको ये चीज बतानी है और ये आराम से उस चीज को टेस्ट कर लेगा। तो गाइस अब आ जाते हैं न्यूरल नेटवर्क पे। तो भाई न्यूरल नेटवर्क हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसको भाई मिमिक करने की कोशिश करता है। ये स्टार्ट होता है भाई कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट से, मतलब कुछ भाई इनपुट क्या जाएगा वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं और जो डिजायर्ड आउटपुट रहता है उसको डिसाइड कर लेते हैं। फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट इसके अंदर भेजते रहते हैं। इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं भाई, वो प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसकी, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो भाई उसके थ्रू डाटा जाता रहता है। फिर हम लोग टेस्ट करते हैं कि कौन सा इनपुट से हम लोग को डिजायर आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते भाई ये जो न्यूरल नेटवर्क होता है ये कन्वर्ज हो रहा है भाई, ये बनता रहता है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम लोग उस परफेक्ट न्यूरल नेटवर्क को बना पाते हैं जिसकी वजह से हम लोग जब कोई पर्टिकुलर इनपुट डाले तो हमें वो डिजायर्ड आउटकम मिले। डीप लर्निंग जो है भाई वो न्यूरल नेटवर्क ऑन स्टेरॉइड है बेसिकली, हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या होता है एक न्यूरल नेटवर्क के ऊपर दूसरे न्यूरल नेटवर्क स्टैक करके रखे रहते हैं। क्योंकि भाई एक न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो बहुत सारा कंप्यूटेशनल इंटेंसिव होता है। तो इसके अंदर भाई जैसे एक के ऊपर एक हम लोग स्टैक कर देंगे तो कंप्यूटेशनल पावर जो होती है वो बहुत हद तक इनहांस हो जाती है और भाई जो कंप्यूटेशन का इशू है वो सॉल्व हो जाता है। डीप लर्निंग जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट होता जाता है जैसे जैसे डाटा का वॉल्यूम बढ़ता जाता है। मशीन लर्निंग का भाई बहुत सारा एप्लीकेशन है, फ्रॉम फ्रॉड डिटेक्शन टू रिकमेंडेशन इंजन बनाना। रिकमेंडेशन इंजन आप लोग ने देखा ही होगा भाई, नेटफ्लिक्स आप लोग को पर्टिकुलर भाई वो चीजें रिकमेंड करती है जो आप पहले ही देख चुके हो या फिर उस टाइप के ही शोज रिकमेंड करता है जो आप पहले देख सकते हो। और भाई फ्रॉड डिटेक्शन में ये ऐसे हेल्प करती है कि जैसे जो पहले हुए फ्रॉड्स है उनके भाई डाटा को इकट्ठा कर लेती कि ये फ्रॉड कैसे हुए थे और नेक्स्ट टाइम जब इसको वही सेम सीक्वेंस दिखाई देता है तो भाई ये तुरंत अलर्ट कर देती कि हाँ ये पोटेंशियल फ्रॉड है। और इससे यार ये फ्रॉड डिटेक्शन में भी हेल्प करता है। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल प्रेडिक्टिव एनालिसिस में भी किया जाता है और भी बहुत सारी चीजों में किया जाता है। पहले के जमाने में जो कि भाई एक PhD स्टैटिस्टिशियन कर सकता था वो अब एक नॉर्मल आदमी जिसको भाई थोड़ी सी नॉक ऑफ नॉलेज है भाई कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में, वो आराम से मशीन लर्निंग के भाई एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके भाई बहुत तगड़े तगड़े रिजल्ट निकाल सकता है जिसको वो बाद में अपनी कंपनी के लिए या फिर पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज कर सकता है।
फिर हम लोग भाई रिग्रेशन का छोटा सा भाई डिस्कशन कर। रिग्रेशन बेसिकली हम लोग को 2 या फिर उससे ज्यादा भाई वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को फाइंड करने में हेल्प करता है, और भाई जो इनपुट है और आउटपुट है उनके बीच का जो कोरिलेशन होता है उसको करने में। एयरबीएनबी में एक पर्टिकुलर लोकेशन को बहुत अच्छी रेटिंग मिल रही थी, तो हमें भाई ये डाटा प्रोवाइड किया गया था कि इससे चेक करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उससे भाई मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले थे कि भाई नेचर ऑफ द होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई जो एयरबीएनबी का जो ओनर है उस जगह का, उसका नेचर कैसा है। अगर वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर का है, रिकमेंडेशन देता है कि भाई यहाँ घूमने जाओ वहां घूमने जाओ, रिकमेंडेशन वगैरह देता है, तो भाई वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके बाद भाई एक बालकनी का होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है, और लोकेशन वगैरह। तो भाई इससे भाई मैंने उस डाटा का एनालिसिस किया था। विद दिस बाय डे 6 एंड लेट्स मूव ऑन टू डे 7। वेलकम